ये 10 साल में सब कुछ विनष्ट हो गया, सब कुछ बिक्री हो गया, बिक गया। अब तो देश को भी लोग बेचना चाहता है। नौजवान जितने हैं पढ़े लिखे वो मर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं परीक्षा भी होता है, एक बार तो अप्लाई हुआ तो 2-2 साल 3-3 साल तक उसका इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू हुआ, परीक्षा हुआ तो वो लीक कर जाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये प्रधानमंत्री का ये हालत है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं जो अगले 3 साल या 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री में मिलता रहेगा, ये अभी तक उनके ज़ुबान से नहीं निकला। जो हमारी सरकार बनेगी तो ये खाद लेने वाली परंपरा बंद होगा। बहुत सारे स्टेट में मजदूरों का जो यहाँ हालत है, बाहर खटने वालों का जो हालत है, लोग बाहर में जाके खटता है तब परिवार में उसका गुजर बसर चलता है। तो ये सरकार भारत सरकार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का सरकार संपूर्ण भारत को ही बेचना चाहती है। मेरा नाम हुआ उमाकांत यादव। हम इस बाबूगढ़ी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। यही मेरा विधानसभा, इसी ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या अपील करेंगे जनता से? देश में 10 साल से जो शासन है और आज़ादी के बाद से जो शासन हुआ, इस जितना विकास हुआ अभी तक, उसको आज़ादी के बाद जो भी सरकार हुई भारत को आगे ले गया। और ये 10 साल में सब कुछ विनष्ट हो गया, सब कुछ बिक्री हो गया, बिक गया। अब तो देश को भी लोग बेचना चाहता है। नौजवान जितने हैं पढ़े लिखे वो मर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं परीक्षा भी होता है, एक बार तो अप्लाई हुआ तो 2-2 साल 3-3 साल तक उसका इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू हुआ, परीक्षा हुआ तो वो लीक कर जाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये प्रधानमंत्री का ये हालत है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं जो अगले 3 साल या 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री में मिलता रहेगा, ये अभी तक उनके ज़ुबान से नहीं निकला। जो हमारी सरकार बनेगी तो ये खाद लेने वाली परंपरा बंद होगा। बहुत सारे स्टेट में मजदूरों का जो यहाँ हालत है, बाहर खटने वालों का जो हालत है, लोग बाहर में जाके खटता है तब परिवार में उसका गुजर बसर चलता है। तो ये सरकार भारत सरकार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का सरकार संपूर्ण भारत को ही बेचना चाहती है। किसानों के लिए उसके पास में पैसा नहीं है जो देगा, गरीबों के लिए पैसा नहीं होगा, बेरों के लिए पेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लेके उनके व्यापारी लोग भाग जाते हैं और वो रुपया वहाँ पर फंस जाता है, उसके लिए उनके पास में पैसा है। भ्रष्टाचार की बात बहुत करते हैं लोगों पर। उनके नज़दीक हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। दुनिया में सबसे बड़ा, इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ था जितना बड़ा घोटाला इलेक्टोरल रॉल का है। जितने व्यापारी थे इनका रुपया लेके भाग गया, उनसे रुपया लेके अपने पार्टी में ले लिए, कहते हैं हाँ बहुत ईमानदार हैं। जिन जिन लोगों पर सीबीआई या इनकम टैक्स का केस चलता है, इनके अथी में जाते हैं, इनके पार्टी में चले गए, उनको गिरफ्तारी की बात हुई तो वो धुआ गए। माने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, पंडित हो गए, महात्मा हो गए, ईमानदार हो गए। तो ये सरकार संपूर्ण हिंदुस्तान को, हम लोगों के पुरखे जो हज़ारों लाखों की संख्या में कुर्बानी देके शहीद होकर देश को आज़ाद कराए, उस आज़ादी को ही गुलामी में बदलना चाहते हैं। अपने ढंग से संविधान में परिवर्तन भी करना चाहते हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ होगा जो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उस संस्था में सरकार की मनमानी ही चलती हो। अभी इलेक्शन कमीशन का ही देख लीजिए, 3 आदमी का कमीशन उसमें मेंबर होता है। पहले होता था एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, एक विरोधी दल के लीडर होते थे और एक होते थे प्रधानमंत्री, उस कोऑर्डिनेशन से बनता था। ये 2 आदमी, एक अपने और अपने कैबिनेट के एक आदमी को देके और एक विरोधी दल के लोगों को दिए, तो 3 आदमी में बहुमत होगा तो 2 ठो तो वो अपने हैं प्रधानमंत्री, वो जिसको चाहते हैं करते हैं। ये सारी चीज़ ऐसी है जिसमें वो चाहते हैं जो इस देश को फिर हम राजतंत्र बनावे। भारत राजतंत्र एक बात है, सैकड़ों वर्ष लगा, 100 वर्ष तो प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं। जो अपने इतिहास में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया, उसके बाद आज़ादी हुई, फिर इस देश को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। इसका एक रीज़न है, हम लोग जब पढ़ते हैं, लोगों से समझते हैं, देखे नहीं है। इन लोगों के जिस जहाँ से उनका गाइड होता है, वो लोग कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े। वो लोग तो या तो उससे अलग रहे या अंग्रेज़ों के साथ ही रहे, या इधर उधर के जो लड़ा, जो खपा, जो मरा, जिसको आज़ादी चाहिए था, इससे इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों को है शासन करना, शासन में है। इससे खराब सरकार कोई नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हटना है। इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है, वो कितना हो कह दे अपने में 400 पार या भ्रष्टाचार मुक्त, सब कुछ जितना वो कहते हैं सब कुछ उन्हीं में भरा हुआ है। एक एक पॉइंट को आप जहाँ से उठाइएगा उधर देखिएगा। अभी हमारा एक हमारा गाड़ी चला रहा है, वो कह रहा था, जो गया था आज फॉर्म भराने बच्चिया को,
दोनों 1,000 रुपया उसको फॉरवर्ड, इतना सब कुछ का रेट बढ़ा दिया है। जो उसका एक ही इंटेंशन है, जो कमज़ोर वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, उसके बाल बच्चा पढ़े नहीं, सरकारी संस्था को पढ़ाई को समाप्त कर दे। जिस तरफ देखिएगा उस तरफ इस देश को बर्बाद करने के लिए ही ये लोग आए हैं। देश को आबाद करने के लिए आप किसे चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा जो देश को विकसित करे? देखिए, भारत में कई बार ऐसा हुआ, जो सरकार बनने के बाद, बहुमत होने के बाद अध्यक्ष चुना जाता है। पहले से जो थपा हुआ आदमी होता है, वो आदमी कुछ सफल भी होता है, अब अधिक आदमी असफल हो जाता है। इसलिए जब सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन में एक नहीं सैकड़ों आदमी है प्रधानमंत्री, दर्जनों आदमी है प्रधानमंत्री बनने लायक, और उसी में से चुना जाएगा जो बेहतर प्रधानमंत्री होगा वो। यदि अभी किसी का नाम कहा जाए तो कैसा साबित होगा नहीं होगा सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, विभिन्न कल्चर का है, विभिन्न वातावरण का है, विभिन्न भाषा का है, विभिन्न रहन सहन का है। तो उसमें जो जीत के लोग आएंगे तो उसमें अपने बीच से किसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। प्रधानमंत्री का कोई यहाँ डिक्टेटर नहीं ना है हम, जो हमारा गठबंधन जो अभी से हम घोषित कर देंगे प्रधानमंत्री के आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरह, जो हम ही होंगे, जो करेंगे तो हम ही हैं। ये प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र का देश है ये। इसमें जब विधायक चुन के, सांसद चुन के जाएंगे तो अपने बीच से चुनेंगे। झंझारपुर का सांसद प्रत्याशी कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ, झंझारपुर बचाओ। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ जो इसमें कोई बाहरी नहीं है। जिनको नहीं अनुभव है उस बात को जाने। ये जो अभी महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, मुकेश बाबू पार्टी के VIP के जो उम्मीदवार हैं, माननीय श्री सुमन महासेठ जी, सुमन महासेठ इसी बाबूबढ़ी विधानसभा में लदनिया प्रखंड में आपको गिदवास पंचायत है, उसी पंचायत के वो वासी हैं, नंदरही के वो वासी हैं। ये जिनको देखिए, जो आदमी आते हैं राजनीति करने के लिए, ऊपर से आते हैं, कहते हैं दूसरे पर आरोप लगा देते हैं जो बाहर वाले हैं, उसको ये भी नहीं पता होता है जो किनका घर कहाँ है। अभी जो मुख्य लोग जितने हैं सब यही के वासी हैं ये लोग। और आज माननीय सुमन महासेठ जी का घर यही बाबूबढ़ी विधानसभा के लदनिया प्रखंड के नंदरही गांव में गिदवास पंचायत में उनका घर है। आप इस माध्यम से भी उन लोगों का दिमाग खोले या आके वहाँ घर पर पता करें। लोग बढ़ता है, शिक्षित होता है, मूल दिश तो वही रहता है, वहाँ से जाता है बाहर। ये यहाँ से मधुबनी गए, इनका बिजनेस है या अपना जो है। हम लोग भी मधुबनी में बहुत सारे लोग, हम लोग के यहाँ कोई दिल्ली, पटना, बम्बई में जहाँ लोग जॉब करता है, जहाँ लोग अपना जीविकोपार्जन करता है, वहाँ भी बनाता है। लेकिन इनका आज भी सब कुछ यही है, आज भी सब कुछ इनका यही है। जो आदमी ये कर रहे हैं जो मूल निवासी नहीं है, भगवान उनको ज्ञान दें। हम ये बात तो बड़े बड़े लोग हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन सुन के हंसी लगता है जो इतने बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच आए हैं, इतना भी नहीं जानते हैं जो कहाँ के कौन वासी है। मेरा परिचय हुआ, नाम राम वृक्ष यादव, बाबूबढ़ी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष। सभी आम आवाम के आशीर्वादों से और पार्टी के आशीर्वाद से, सहयोग से बनाया गया है। उस अध्यक्ष पर तो मैं भरसक पूर्णरूपेण कोशिश कर रहा हूं निर्वहन करें जो जनहित में हो। आपने महागठबंधन से जिस प्रकार से सांसद प्रत्याशी के रूप में सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है कि यहाँ पर, चूँकि वो BJP से कहीं आते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेता के रूप में जाना जाते थे, क्या लगता है कि झंझारपुर के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? झंझारपुर के लोग एक्सेप्ट किए, उन्हीं के आधार पर उनको यहाँ सिंबल दिया गया। अगर झंझारपुर के मतदाता का रुझान उनके पक्ष में टिकट बंटवारा से पहले नहीं हुआ होता तो उनको कभी भी सिंबल टिकट नहीं मिला झंझारपुर से। दूसरी बात है, वो BJP से आने और जाने की बात कह रहे हैं। देश में केवल सामाजिक न्याय की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनको अगर अलग करके देखा जाए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, छोटे और बड़े क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, हमेशा यही काम किया करते हैं जब बाहरी को ला करके अपने को हटा करके। हाँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। उनको सामाजिक विचारधारा के प्रति सुमन महासेठ जी को फिर ध्यान आकृष्ट हुआ, झंझारपुर के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, इसमें अचरज की क्या बात है। अभी जो वर्तमान में जो RP मंडल जो सांसद है, उन्होंने कितना विकास किया इन क्षेत्रों के लिए, झंझारपुर क्षेत्र के लिए? विकास तो आप झंझारपुर के आम आवाम की आवाज़ सुनते होंगे, मैं इसमें क्या कहूँ। वैसे आम आवाम की आवाज़ है, हमारे भी सांसद थे, अब निवर्तमान सांसद हैं। विकास की मामला में तो झंझारपुर नहीं, वो अपने प्रखंड, अपने विधानसभा में इतनी रोशनी जगमगा दी है, वहाँ की मतदाता उनको बता रहे हैं। कभी क्षेत्र में कभी उनको भेंट मुलाकात नहीं हो सका। माननीय निवर्तमान सांसद जी से अगर ये पूछ लिया जाए कि झंझारपुर लोकसभा से आपने सांसद बने हैं, हर मतदाताओं ने आपको अपना आशीर्वाद सहयोग दिया, झंझारपुर
लोकसभा की भौगोलिक कंस्ट्रक्शन क्या है मुझे नहीं विश्वासी बता पाएंगे। उसके बाद भी इस बार जो है जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जीत की दावेदारी पेश करते होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। कभी इस बार भी जीतेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता विश्वासी जीत पा रहे हो। बहुत दूर दूर तक नहीं जीत पा रहे हैं वो, किसी परिस्थिति में नहीं जीत पा रहे हैं। आम आवाम की मतदाताओं की रुझान इस बार केवल है लेडीज पर्स छाप सुमन काहर महासेठ जिंदाबाद।